हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 और इस वीडियो में हम पार्ट 5 देखने वाले हैं। इसके पहले वाले पार्ट 4 में हमने देखा था मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और अब हम देखने वाले हैं उसका डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स का मतलब आपको पता है उसका डिसएडवांटेज, मतलब उन्होंने जो रूल फ्रेम किया था दुनिया के लिए वो उसमें क्या क्या डिसएडवांटेज हो गया और डिसएडवांटेज क्यों हो रहा है ये आपको अभी समझना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट लोगों ने एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में जो भी थियरी पेश किया था उसमें सिर्फ उन्होंने एटॉमिक मास पे फोकस किया था, जबकि आज का जो नज़रिया है, आज जो लोग समझते हैं वो है एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स। तो एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके लिए जितने लोगों ने भी एटॉमिक मास के बेस पे क्लासिफिकेशन किया था वो सब कुछ ना कुछ हद तक राइट होने के बाद रॉन्ग ही निकल रहे थे और इसीलिए मेंडलीव का भी जो क्लासिफिकेशन का जो तरीका था वो ज़्यादातर उन्होंने बहुत काफ़ी कुछ नॉलेज दिया दुनिया को, लेकिन फिर भी वो रॉन्ग हुआ। तो चलिए वही हम देखने वाले हैं और उससे पहले हमको यहाँ पे देखना है कि यूज़ योर ब्रेन पावर में कि क्लोरीन हैज़ टू आइसोटोप्स विज क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, मतलब Cl35 एंड Cl37। तो सबसे पहले देखिए आइसोटोप्स का मीनिंग क्या है। ये अगर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन का एग्जांपल दिया है, उसके एक से ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरीन के दो फॉर्म है, एक Cl35 बोला जाता है और एक Cl37। इसका मीनिंग ये है कि ये दोनों भी सपोज करिए कि क्लोरीन के एटम्स हैं, लेकिन एक का जो एटॉमिक मास है वो है 35 और दूसरे का जो एटॉमिक मास है वो 37 है। दोनों का एटॉमिक मास अलग अलग है, दोनों का जो वज़न आप बोलें वो अलग अलग है और वो सेंटर में जो मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स का जो नंबर होता है उसके डिफरेंसेस की वजह से होता है। तो वो आपको याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है कि आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके एटम्स तो सेम है, एलिमेंट्स वही रहते हैं, क्लोरीन ही दोनों हैं, लेकिन उनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एटॉमिक नंबर जो सेम होते हैं। ये याद रखिए कि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। ये तो आज का कंसेप्ट है, एटॉमिक नंबर तो मेंडलीव के टाइम तो ये डिस्कवर नहीं हुआ था, तो खैर छोड़िए वो चीज़। लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो इनके सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। या सिंपल टर्म्स में आप इतना ही समझिए कि आइसोटोप्स उनको बोले जाते हैं जो एक ही एलिमेंट्स के मोर देन वन फॉर्म्स होते हैं, 2-3 फॉर्म्स भी होते हैं, जिसके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। अब अगर एटॉमिक नंबर सेम है दोनों के, तो एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना है, 17 है, जिसका मतलब है कि फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे दोनों एटम के, ऑल्दो उनका एटॉमिक मास क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। सेकेंड ऑर्बिट में कितने रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। 2 और 8 हो गया स्टूडेंट्स, 2 8 10 होता है, 17 है, तो 7 बच रहा है। तो थर्ड ऑर्बिट में यहाँ पे भी 7 रहेगा, थर्ड ऑर्बिट में यहाँ पे भी 7 रहेगा। तो ये दोनों एलिमेंट इस तरीके के होंगे कि इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जा रहा है तो 287 हो रहा है। तो ये केमिकल जो इनका प्रॉपर्टी, इसका रिएक्शन करने का तरीका और इसका रिएक्शन करने का तरीका टोटली सेम रहेगा, एकदम सेम, मतलब इनके केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम रहेंगे। तो ये है आइसोटोप्स, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन का एग्जांपल दिया जा रहा है कि एक क्लोरीन का आइसोटोप लिया जा रहा है जिसमें एक का मास 35 और एक का मास 37 है। मतलब यहाँ पे लिखा है कि देयर एटॉमिक मासेस आर 35 एंड 37 रिस्पेक्टिवली, मतलब इसका 35 और इसका 37 है, तो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। तो आप समझ जाइए कि इनका केमिकल प्रॉपर्टीज टोटली सेम रहेगा। तो ये दो आइसोटोप्स ऐसे जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा कि वेयर शुड दीज बी प्लेस्ड इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जब ये डिस्कवर हुआ मेंडलीव के बाद, तो इसको मेंडलीव के टेबल में, क्योंकि अभी तक मेंडलीव के बाद मेंडलीव का ही टेबल फॉलो हो रहा था, तो अब जैसे ये डिस्कवरी हुआ किसका, आइसोटोप्स का, तो अब लोगों ने सोचा कि अब ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन 35 को और क्लोरीन 37 को कहाँ पर रखा जाएगा। फिर लिखा है कि इन डिफरेंट प्लेसेस और इन द सेम प्लेसेस, एक ही जगह पे दोनों को रख दिया जाएगा या दोनों को डिफरेंट प्लेसेस पे। तो अब अगर आप ध्यान दोगे तो मेंडलीव ने जो टेबल बनाया था, ये तो एक जस्ट एग्जांपल है, उसमें उन्होंने किस पे फोकस किया था, एटॉमिक मास पे। उन्होंने बोला था जिसका एटॉमिक मास कम है उसको पहले रखेंगे और जिसका एटॉमिक मास उससे ज़्यादा है उसके बाद में रखेंगे, उससे ज़्यादा वाले को उसके बाद रखेंगे, उससे ज़्यादा वाले को उसके बाद रखेंगे। तो अगर इन दोनों की बात करेंगे तो एक का मास 35 है, तो अगर उसको यहाँ पर रखा जा रहा है, तो दूसरे का मास 37 है, तो उसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंडलीव ने रखा था। तो जिसका कम रहेगा वो पहले रहेगा और जिसका ज़्यादा रहेगा वो बाद में रहेगा। तो वेयर शुड दिस बी प्लेस्ड इन मेंडलीव्स पीरियड टेबल। तो मेंडलीव के पीरियड टेबल में कहाँ रखा जाएगा, 2 अलग अलग बॉक्सेस में, जो यहाँ पे लिखा देखिए इन डिफरेंट प्लेसेस, क्या दोनों को डिफरेंट प्लेसेस में रखा जाएगा और इन द सेम प्लेस। अब सेम प्लेस क्यों बोला जा रहा है मतलब, तो देखिए मेंडलीव ने 2 बातें बताई थी कि जब एटॉमिक मास के हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ग्रुप के अंदर एक के नीचे एक जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी
और तो यहाँ पे प्रॉपर्टी सेम रहेगी तो एक के नीचे आएंगे, ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम रहेंगी, एकदम ही सेम रहेंगी, वो दोनों अलग भी नहीं रखे जाएंगे, उनको एक ही बॉक्स में रखना पड़ेगा। तो जैसे हम क्लोरीन के दोनों एटम को एक ही बॉक्स में रखेंगे, तो लोगों का सवाल है कि मेंडलीव ने ऐसा नहीं बोला है। मेंडलीव ने बोला है कि दोनों का मास अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग रखोगे, और जैसे आप अलग अलग रखोगे तो आपको ये समझ में आया कि जब दोनों की प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह सेम है तो उसको आप अलग क्यों रख सकते हो। तो ये चीज़ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम चला, ये आपको समझना है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जिसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या लिखा है कि द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स कोबाल्ट एंड निकल इज़ द सेम। तो अगर आप टेबल देखते हो मेंडलीव का, तो कोबाल्ट का जो होल नंबर है वो मतलब होल नंबर बोलेंगे तो देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या हो रहा था, मतलब जब एटॉमिक मास का जो कंसेप्ट निकला था वो होल नंबर के बेस पे निकला था। मतलब ये जो डेसिमल वाला है, जो फ्रैक्शन वाला जो मास है, इसको अवॉइड करने का था उनको, क्योंकि जो क्राइटेरिया पे एटॉमिक मास निकाला जा रहा था उस पर ये पॉसिबल नहीं था। आप इतना समझिए, आप राउंड ऑफ समझ के चलिए। तो अगर कोबाल्ट और निकल का होल नंबर देखेंगे तो उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, डेसिमल और फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा। तो कोबाल्ट भी 59 बन जा रहा है और निकल भी 59 हो जा रहा है। तो द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स कोबाल्ट CO एंड निकल Ni इज़ द सेम। तो कोबाल्ट का और निकल का जो एटॉमिक मास है वो सेम हो रहा है। देखिए कोबाल्ट भी 59 है और निकल भी 59 है। Therefore there was an ambiguity regarding their sequence in the Mendeleev's periodic table। तो एम्बिग्विटी हो रहा था, एक कन्फ्यूजन हो रहा था कि अब इसको कौन से कैसा रखा जाएगा, साथ में रखा जाएगा, अलग अलग रखा जाएगा, क्योंकि एटॉमिक मास सेम है। एटॉमिक मास सेम होने के बाद अगर उनका प्रॉपर्टी भी सेम होगा तो आप एक बॉक्सेस में रख सकते हो अगर बिल्कुल भी सेम रहेगा, लेकिन इनके प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। तो इसको किस तरह रखा जाएगा, तो इसको लेके एक एम्बिग्विटी चल रही थी, एक कन्फ्यूजन चल रहा था कि कैसे इसका सीक्वेंस कहाँ पे आएगा। तो ये चीज़ कब हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम्स कब आ सकता है, जब हमारा जो बेस है वही रॉन्ग रहेगा। जैसे मेंडलीव ने एटॉमिक मास के हिसाब से रखा था, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लेटेस्ट डिस्कवरी उसमें पता चला कि एटॉमिक मास की जगह पे एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट था, और इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, सबको आ रहे थे, क्योंकि सब लोगों ने जो बेस रखा था वो एटॉमिक मास रखा था। तो ये पहला प्रॉब्लम जो लोगों के नज़र में आया कि इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा। तो ये एक नुकसान है, समझिए कि अगर आपका रूल सही है तो आपको नुकसान नहीं मिलेगा, और अगर आपका रूल गलत है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगा। तो ये पहला प्रॉब्लम हो गया जिसको हमने डीमेरिट्स का पहला पॉइंट समझा। चलिए इसके बाद दूसरा डीमेरिट्स देखते हैं। सेकेंड है आइसोटोप्स के बारे में, जो अभी हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, वो आपको समझ जाएगा यहाँ पे कि आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडलीव पुट फॉर द पीरियड टेबल। तो मेंडलीव ने जो टेबल बनाया था लोग उसी को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि वही सबसे बेस्ट साबित हुआ था बाकी के साइंटिस्ट से कंपेयर में। लेकिन आइसोटोप जो मैंने आपको क्लोरीन 35 37 का एग्जांपल दिया था, जो टेक्स्ट बुक में दिया है, ये जो आइसोटोप्स थे सिर्फ क्लोरीन के नहीं, बाकी जो अदर एलिमेंट्स है उसके भी, ये कब डिस्कवर हुए, ये लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडलीव पुट फॉर द पीरियड टेबल। मेंडलीव का जो पीरियड टेबल था उसके काफ़ी दिनों के बाद आइसोटोप्स का डिस्कवरी हुआ, जिसमें ये पाया गया कि सेम एलिमेंट्स रहते हैं लेकिन उनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। तो अब क्या हो रहा था कि अब इसको कहाँ पे रखा जाए, ये चीज़ का डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो एज आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, अब उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम थे बट दे डिफरेंट एटॉमिक मासेस, लेकिन मास अलग है। तो ए चैलेंज वाज पोज्ड इन प्लेसिंग देम इन मेंडलीव्स पीरियड टेबल। तो लोगों के सामने एक चैलेंज आ गया कि अब इसको कहाँ प्लेस किया जाए, एक जगह पे रखेंगे ये सोच के कि इनकी प्रॉपर्टी सेम है। तो दूसरा प्रॉब्लम आता है कि मास डिफरेंट है तो अलग अलग रखना पड़ेगा, लेकिन जब मास डिफरेंट सोच के अगर अलग अलग रखेंगे तो ये क्वेश्चन आएगा कि दोनों का जो प्रॉपर्टी हुआ वो सेम है तो उसको अलग अलग कैसे रखा जा सकता है। तो ये फिर से एक दूसरा प्रॉब्लम दुनिया के सामने आ गया, जो आपको डीमेरिट समझना है। ये सेकंड डीमेरिट्स था। अब थर्ड की बात करते हैं, तो चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या लिखा कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है किस बेस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, द राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। देखिए इसका मीनिंग आपको समझेगा कि जो एटॉमिक मास में जो राइज हो रहा है वो एक यूनिफॉर्म नहीं है। अब इसका मीनिंग मैं थोड़ी देर में आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। इट वॉज नॉट पॉसिबल, अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो इट वॉज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू हैवी एलिमेंट्स। ये सब भी आपको नहीं समझेगा, बस एक एग्जाम्पल के बाद आपको ये समझ में आएगा। आपको रीड करके फिर से बोल रहा हूँ कि इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं था कि देयरफॉर टू प्रेडिक्ट, ये अंदाज़ा लगाना, ये भविष्यवाणी करना कि हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू हैवी एलिमेंट्स।
अगर इनके पास दो हैवी एलिमेंट्स है, एक का मास थोड़ा ज़्यादा है और एक का मास थोड़ा कम है, तो बीच में कितने और एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर होंगे ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब इसका मीनिंग आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा का पूरा मीनिंग। जैसे देखिए, अगर आज का जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जिसको हम मॉडर्न पीरियड टेबल बोलते हैं, तो इसमें क्या हो रहा था, देखिए इसमें एटॉमिक नंबर पे फोकस किया गया, एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक मास पे। आज ये पता चला कि एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है, ना कि एटॉमिक मास। तो इसमें अगर देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम बेरिलियम का 3 4 है, फिर बोरोन कार्बन, इस तरीके के सबके एटॉमिक नंबर यहाँ पे फिक्स है। अब मान के चलिए कि सपोज आपको स्कैंडियम मिला था जब आप मेंडेलीव के ज़माने में थे, तो आपने बोला कि उसका एटॉमिक नंबर है 21। फिर आपको जिंक मिल गया, ऐसा समझिए, जिंक मिला और जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 30 है। लेकिन बीच के जो एलिमेंट्स आप देख रहे हो ना, ये आपको मिले ही नहीं थे उस टाइम पे। आपने मेंडेलीव के ज़माने में स्कैंडियम ढूंढ के निकाला और फिर आपने जिंक ढूंढ के निकाला, और आपने जब टेबल बनाया ना, तो बीच में आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गैप छोड़ दिए और उसके बाद आपने जिंक रखा। तो लोगों ने बोला कि आपने ये 8 गैप क्यों रखा है, तो आपने बोला कि क्योंकि स्कैंडियम और जिंक के बीच में आपको 8 एलिमेंट्स आगे चल के फ्यूचर में मिलेंगे। तो लोगों ने पूछा कि 8 मिलेंगे, ऐसा क्यों आप दावे से बोल रहे हो, 9 नहीं मिल सकते, 7 नहीं मिल सकते। तो आपने बोला देखो कि मैंने जो एलिमेंट्स को प्लेस किया है वो एटॉमिक नंबर पे फोकस कर रहा है, और किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ये नेचुरल नंबर ही रहेगा। मतलब 1 मिला है तो 2 रहेगा, 2 मिला है तो उसके बाद 3 रहेगा, 3 रहेगा तो 4 रहेगा, 3 और 4 के बीच में आपको नहीं मिलने वाला है 3.5 3.2, इस तरीके का एटॉमिक नंबर रहता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं है। और इसी तरह यहाँ पे भी जैसे 5 मिला है तो उसके बाद 6 मिलेगा, 7 मिलेगा। और इसीलिए अगर मुझे स्कैंडियम में एटॉमिक नंबर अगर 21 मिला है और जिंक में एटॉमिक नंबर अगर 30 मिला है, तो बीच में 22 गायब है, 23 24 25 26 27 28 29 गायब है, जिसको हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स मिसिंग है। तो आपको फ्यूचर में अगर मैंने इसके जगह पे 8 गैप छोड़ के रखा है, 8 बॉक्सेस अगर गैप करके रखे हैं, तो आपको 8 ही एलिमेंट्स मिलेंगे, 8 से ना ज़्यादा मिलेंगे ना 8 से कम मिलेंगे। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन करना आपके लिए बहुत सही है। यहाँ पे अगर आपको कोई एलिमेंट्स मिलता है, उसके बाद अगर गैप करके कुछ और एलिमेंट्स मिलता है, तो बीच में कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं वो आप डायरेक्टली दुनिया को बता सकते हो। लेकिन जब मेंडेलीव की बात करते हैं, तो यहाँ पे एटॉमिक मास को लेके यूनिफॉर्मिटी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हीलियम का हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और लिथियम का 7 है, क्योंकि यहाँ पे हीलियम मिले ही नहीं था उनको। तो या ऐसा समझिए, लिथियम और बेरिलियम के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 है और बेरिलियम का 9.4 है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.6 ऐसा समथिंग आ रहा है, 2.4 समझिए, एक मिनट, हाँ 2.4, मतलब 9.4 में से अगर आप 7 माइनस करते हो तो 2.4, मतलब इन दोनों के एटॉमिक मास में 2.4 का डिफरेंस है। पर इन दोनों में 2.4 का डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में सिर्फ 1 का डिफरेंस है। इन दोनों में देखिए 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए डेसिमल का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है। तो हर दो एलिमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है कि आप ऐसा बोल सकते हो कि इसके बाद जो, जैसे अगर आप दो हैवी एलिमेंट्स लिया जाएगा, जैसे यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि इट वाज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन 2 हैवी एलिमेंट्स। जैसा अगर यहाँ पे एग्जांपल लिया जाए कि एक एलिमेंट, सपोज यहाँ तक एलिमेंट्स का लोगों ने डिस्कवर किया था, 63 एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं, आपको पता है मेंडेलीव के टाइम में। अगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसका एटॉमिक मास सपोज ए ऐसा लिया जा रहा है कि एक मिनट, यहाँ पे 63 तक है, सपोज हम बोलते थे कि 80 है, और एक एलिमेंट और हमको मिला था सपोज Z करके, और उसका एटॉमिक मास 100 था। तो 80 और 100 के बीच में 20 का गैप है। तो आप क्या बोलोगे, इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट्स और मिलेंगे आपको? आप ऐसा बोल नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि एटॉमिक मास एक जैसा नहीं। जैसे एटॉमिक नंबर हमने देखा था कि एक एक का ही फर्क होता है, तो आप बोल सकते हो वहाँ पे। अगर ये एटॉमिक नंबर की बात लिया जाए तो आप डायरेक्टली बोलोगे आप कि 20 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि कोई भी एटॉमिक नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और ना ही कोई भी एटॉमिक नंबर फ्रैक्शन में आएगा। तो ये एक वजह थी कि एटॉमिक मास यूनिफॉर्म नहीं थे, एक जैसे एटॉमिक मास के डिफरेंसेस हर जगह पे नहीं दिखाई दे रहे थे। इसके लिए दो बड़े बड़े एलिमेंट, जो दो हैवी एटॉमिक मास वाले जो एलिमेंट्स अगर आपको मिलते थे, तो उनके बीच में कितने एलिमेंट्स और मिलेंगे फ्यूचर में, ये आप बोल नहीं सकते हो। और इसीलिए यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ते हैं कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, द राइज इन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास में जो राइज हो रहा है स्टूडेंट्स, नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म, ये एक जैसा राइज नहीं कि सब में 2-2 का गैप है, सब में 2-2 का गैप है।
तो इट वॉज नॉट पॉसिबल, और यही वजह थी कि ये पॉसिबल नहीं था देयरफॉर, इसलिए कि टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू हैवी एलिमेंट्स, तो दो हैवी एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स और डिस्कवर हो सकते हैं ये बोलना बहुत मुश्किल था उस टाइम पे। तो चलिए आपका थर्ड डीमेरिट्स था, इसके बाद चलते हैं। तो चलिए फोर्थ वाला जो डीमेरिट्स है वो देखते हैं कि और क्या प्रॉब्लम आने लगे मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो पोजीशन था ये फिक्स नहीं था, मतलब हाइड्रोजन किसके जैसा बिहेव कर रहा है ये मेंडेलीव के पास इसका आंसर नहीं था, क्योंकि यहाँ पे रीज़न दिया, देखिए हाइड्रोजन शोज सिमिलैरिटी विद हेलोजेंस। तो एक बात, पहली बात ये कि हाइड्रोजन जो था वो हेलोजन के जैसा बिहेवियर दिखा रहा था, उसके प्रॉपर्टी जैसा दिखा रहा था। हेलोजन आपको ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारी चीज़ें, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2। अभी H2 जो है ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन अगर क्लोरीन का आप देखोगे तो वो है Cl2, और अगर फ्लोरीन का देखोगे तो वो है F2। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हेलोजन वाले मॉलिक्यूलर फार्मूले, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले के जैसा मैच हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि वाइल द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर F2 एंड Cl2 रिस्पेक्टिवली, तो ये जो है हाइड्रोजन ये इनके जैसा लग रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात हुई है। इन द सेम वे देयर इज सिमिलरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कली। चलिए यहाँ पे एक बार देख लीजिए हेलोजेंस के बारे में यहाँ पे क्या दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम था, जैसे देखिए एलिमेंट और मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 है तो क्लोरीन का Cl2 है। लेकिन अगर हाइड्रोजन को आप सोडियम के साथ रिएक्ट करते हो तो वो NaH फॉर्म करता है, और क्लोरीन को भी अगर आप सोडियम के साथ रिएक्ट करते हो तो NaCl फॉर्म करता है। जैसा कंपाउंड ये फॉर्म कर रहा है एक एटम सोडियम का, एक एटम हाइड्रोजन का, उसी तरह ये भी कर रहा है एक एटम सोडियम का और एक एटम क्लोरीन का। मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का क्लोरीन एक जैसा लग रहा है। इतना ही नहीं, अगर इसी हाइड्रोजन को अगर आप कार्बन के साथ रिएक्ट करते हो तो CH4 मीथेन फॉर्म करता है, और मीथेन में भी या CH4 में अगर आप देखते हो तो एक एटम कार्बन का है और 4 एटम हाइड्रोजन का है। मतलब हाइड्रोजन को अगर आप कार्बन के साथ रिएक्ट करते हो तो जो कंपाउंड बनता है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास आ रहा है उसमें हाइड्रोजन 4 एटम का हाइड्रोजन के 4 एटम होते हैं और कार्बन के 1 होते हैं। तो हेलोजन में अगर आप यही काम करते हो, जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन को अगर आप कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो सेम वही हो रहा है जैसे हाइड्रोजन के साथ हो रहा था। हाइड्रोजन के भी 4 एटम थे तो क्लोरीन के भी 4 एटम है, कार्बन के 1 एटम थे तो क्लोरीन के भी 1 एटम थे। मतलब सोडियम के साथ देखा आपने तो हेलोजन का भी रिएक्शन वैसी था, हाइड्रोजन का भी रिएक्शन वैसे था। कार्बन के साथ आपने देखा तो हाइड्रोजन का भी रिएक्शन वैसे था और हेलोजन क्लोरीन का भी रिएक्शन सेम था। और मॉलिक्यूलर फार्मूले पे आपने ध्यान दिया तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था। अदर हेलोजन की बात करें तो भी वही चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे ये समझा जाना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन जैसा ही है सब कुछ। तो इसका मतलब है कि हेलोजन जो ग्रुप 7 में रखा है मेंडेलीव ने, तो हाइड्रोजन को भी ग्रुप 7 में रखना चाहिए क्योंकि ये उनके जैसा मैच कर रहा है। लेकिन आगे क्या हो रहा है देखिए, इन द सेम वे इसी तरीके से एक बात और दिखाई दे रही थी हाइड्रोजन में कि देयर इज़ ए सिमिलैरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स। जो ग्रुप 1 है, देखिए ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल बोला जाता है। आप इतना समझ के चलिए कि ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट्स उनको अल्कली बोला जाता है, और हाइड्रोजन जो है वो उनके जैसा भी प्रॉपर्टी शो कर रहा था। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये टेबल में हम देखेंगे कि देयर इज़ अ सिमिलैरिटी इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम भी आप ले लीजिए एक्सेट्रा। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, अभी हाइड्रोजन को अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो HCl फॉर्म करता है। मतलब हाइड्रोजन को ये हेलोजन के साथ रिएक्ट किया हमने तो HCl फॉर्म किया। तो अब हाइड्रोजन की जगह पे अगर हम अल्कली मेटल लेते हैं, सोडियम, अल्कली मेटल जो यहाँ पे हमने देखा सोडियम को, तो अगर सोडियम को भी अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो NaCl फॉर्म कर रहा है। मतलब हाइड्रोजन ने जिस तरह कंपाउंड बनाया है क्लोरीन के साथ, तो सोडियम जो ग्रुप 1 में आता है, मतलब अल्कली मेटल में आता है, उसने भी क्लोरीन के साथ सेम तरीके का कंपाउंड बनाया। फिर दूसरी बात देखिए, अगर इसी हाइड्रोजन को हम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या जो कंपाउंड बना रहा है H2O वाटर, उसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो अब इस हाइड्रोजन की जगह पे अगर हम अल्कली मेटल ले लेते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कुछ भी ले लीजिए, सोडियम का एग्जांपल लिया जा रहा है, तो अगर सोडियम को भी अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसका भी देखिए कंपाउंड कैसे बन रहा है, Na2O। मतलब जैसे 2 हाइड्रोजन के एटम थे और 1 ऑक्सीजन के थे, उसी तरह 2 सोडियम के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन के हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जबकि ये हाइड्रोजन बना रहा है और ये अल्कली मेटल बना रहा है। इसी तरह अगर
अब अगर आप हाइड्रोजन को सल्फर के साथ रिएक्ट करते हो तो H2S जो गैस मिल रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड, उसमें वही हाइड्रोजन के जगह पे अगर आप अल्कली मेटल ले लेते हो सोडियम को तो Na2S बन रहा है। तो आप इन दोनों में अगर देखोगे तो जितना भी अल्कली मेटल है उसका बिहेवियर और हाइड्रोजन का बिहेवियर कंपाउंड फॉर्म करने टाइम अदर एलिमेंट्स के साथ सेम लग रहा है। तो एक तरफ शुरुआत में हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन जैसा बिहेव कर रहा है, हेलोजन जैसे प्रॉपर्टी दिखा रहा है, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल जैसा दिखा रहा है। अल्कली मेटल ग्रुप 1 में आ रहे हैं और हेलोजन जो है वो ग्रुप 7 में आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया कि हाइड्रोजन को कहाँ पे रखा जाए। देखिए हेलोजन ग्रुप 7 में और अल्कली मेटल ग्रुप 1 में, तो हाइड्रोजन को कहाँ पे प्लेस किया जाएगा? ग्रुप 7 में रखा जाएगा क्योंकि वो मेरा मतलब है हेलोजन जैसा वो बिहेव कर रहे हैं, हेलोजन जैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, या हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा जाएगा क्योंकि वो अल्कली मेटल जैसा वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम दुनिया के सामने था। तो यहाँ पे लिखा है कि देयर इज अ सिमिलरिटी इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल, ऐसा समझिए, फॉर्म्ड विद क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन और सल्फर भी आप समझिए। तो ऑन कंसिडरिंग द अबव प्रॉपर्टीज, अब ये सारी चीज़ों को देखने के बाद इट कैन नॉट बी डिसाइडेड, ये चीज़ तय नहीं कर पाया गया कि वेदर द करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज इन द ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप 1 और इन द ग्रुप ऑफ हेलोजन ग्रुप 7। चलिए ये चीज़ आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम पाओगे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ही प्रॉब्लम था। तो चलिए ये फोर्थ आपका डीमेरिट था किसका? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। चलिए इसके बाद जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल खत्म हो रहा है, इसके बाद एक थोड़ा सा एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो देखिए ये लिखा है कि यूज़ योर ब्रेन पावर, और आपसे क्या बोला है? दो चीज़ बोला है कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स बोला है ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बाय रिफरिंग टू द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मतलब ये जो टेबल हम देखेंगे आगे, और ये सारे एलिमेंट्स को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और वो जो ऑक्साइड फॉर्म करेगा तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको ये बताना है। और फिर दूसरा बोला है कि इन एलिमेंट्स को अगर आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे और जो हाइड्राइड्स बनेंगे उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेंगे, ये आपको बताना है। लेकिन ये सब को आपको रिफ़र करने के लिए सिर्फ मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखना है, जिसमें आपको ये जो जनरल फॉर्मूला दिया है इस पर आपको फोकस करना है, इसके बेस पे आपको एलिमेंट्स बताना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं, जिसमें आपको देखिए इसमें ये चीज़ नहीं है क्योंकि 2 बार हो गया, कैल्शियम यहाँ पे भी आ गया, तो ये है ही नहीं। तो चलिए अगर सोडियम की बात करते हैं, Na की बात, तो अगर आप देखोगे Na तो वो ग्रुप 1 में है और उसका जो फॉर्मूला है ऑक्सीजन के साथ उसके लिए है R2O। तो यहाँ पे अगर हम सोडियम की बात करें तो Na2 और O आएगा, तो इसका जो सोल्यूशन है वो हो जाएगा Na2 और O, क्योंकि ये ग्रुप 1 में आ रहा है और ग्रुप 1 के लिए जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है R2O। सेकेंड अगर आप सिलिकॉन को देखते हो तो सिलिकॉन आपको यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे दिख रहा है, और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 2 है, लेकिन एक हाइड्रोजन के साथ है जो अभी हमको नहीं देखना है, ऑक्सीजन के साथ देखना है, वो है RO2। तो अगर RO2 है तो इसका मतलब SiO2 होगा, तो ये बन जाएगा SiO2। SI 1 रहेगा और O रहेगा 2, ये SI 1 है स्टूडेंट्स। फिर अगर तीसरा आप देखते हो तो कैल्शियम है Ca, जो यहाँ पे दिख रहा है, इसका अगर ऑक्सीजन के साथ जनरल फॉर्म देखो तो RO है, मतलब Ca और O रहेगा, तो ये बन जाएगा Ca और O। उसके बाद कार्बन अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे है ग्रुप 4 में, तो ये ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करता है, एक कार्बन रहेगा और ऑक्सीजन 4 रहेगा, मेरा मतलब 2 रहेगा, तो RO2 है तो CO2 हो जाएगा, तो CO2 आपको पता भी है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आरबी रुबीडियम अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, तो अगर उसके लिए आप चलोगे तो यहाँ पे आपको रुबीडियम मिल रहा है जो फर्स्ट ही ग्रुप में आ रहा है। तो रुबीडियम फर्स्ट अगर ग्रुप में आ रहा है तो फर्स्ट ग्रुप का जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वो R2O है, तो RB2 रहेगा। हमको नीचे लिखना है स्टूडेंट्स, ये जो आज का फॉर्म है वो लिखना है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ये मेंडलीव के टाइम में ऊपर लिखा जाता था सुपर स्क्रिप्ट में, हमको नीचे लिखना है। तो RB2 रहेगा और O एक ही रहेगा, ऑक्सीजन एक ही रहेगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो P फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस आपको ऊपर वाले में मिलेगा, फॉस्फोरस यहाँ पे, तो इसका जो फॉर्मूला है P2O5, मतलब R2O5 है तो यहाँ पे P2O5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा P2O5 डाईफॉस्फोरस, 1 मिनट 5 रहेगा, डाईफॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। तो ये आपका P हो गया। फिर उसके बाद बेरियम की अगर बात करें तो वो यहाँ पे नहीं है, तो आपको इसके बाद वाले में देखेंगे तो आपको बेरियम यहाँ पे मिल रहा है, देखिए। तो ये फर्स्ट ग्रुप में तो RO है तो BaO हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Ba और O रहेगा। फिर क्लोरीन की अगर आप बात करेंगे तो वो फर्स्ट वाले में आ रहा है
क्लोरीन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो Cl2O7, तो Cl2O7 आएगा। उसके बाद अगर SN10 की बात करते हैं तो SN आपको मिलता है, SN आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो RO2 है तो SnO2 आ जाएगा, SnO2। तो इस तरीके से जितने भी ऑक्साइड्स है वो जो एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं उसका हमने बना दिया। अब आपको इस एलिमेंट्स के साथ ये एलिमेंट्स के साथ आपको हाइड्राइड फॉर्म करना है, तो हाइड्रोजन के साथ उनका रिएक्शन क्या होगा वो देखेंगे। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है कार्बन, और कार्बन आपको मिलेगा इसके पहले वाले में यहाँ पे, और वो हाइड्रोजन के साथ H4 फॉर्म कर रहा है, RH4, तो कार्बन CH4 फॉर्म करेगा, तो ये CH4 हो जाएगा फर्स्ट वाला। सेकेंड सल्फ़र की अगर बात करेंगे तो सल्फ़र आपको यहाँ पे दिख रहा है, RH2 है तो SH2 हो जाएगा, तो SH2 बन जाएगा सल्फ़र का। फिर अगर आप ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसके बाद वाले में देखते हैं। तो यहाँ पे ब्रोमीन आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो हाइड्रोजन के साथ RH फॉर्म कर रहा है, मतलब BRH आएगा, तो ब्रोमीन और H ब्रोमीन हाइड्राइड हो जाएगा। उसके बाद आर्सेनिक की बात करें AS, तो वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, देखिए AS, जिसके लिए RH3 दिया है, तो आपको लिखना पड़ेगा ASH3। उसके बाद फ्लोरीन की बात अगर करेंगे तो इसके पहले वाले में है फ्लोरीन, यहाँ पे F फ्लोरीन है, और वो हाइड्रोजन के साथ सिर्फ RH बताया है, तो FH आ जाएगा सिर्फ। ऑक्सीजन की बात अगर बात करेंगे तो वो RH2 है, तो ऑक्सीजन की बात करेंगे तो OH2 है, जिसको आप H2O बोल सकते हो, यहाँ पे OH2 लिखते हैं हम ऐसा, और ये नहीं लिखना है स्टूडेंट्स आपको, H2O भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद अगर N नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन में RH3 दिया है, तो हमको लिखना पड़ेगा NH3 विथ रिस्पेक्ट टू मेंडलीव पीरियड टेबल, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। Cl की अगर बात करेंगे तो Cl के साथ H सिर्फ RH है, देखिए Cl में सिर्फ H है, तो ClH आ जाएगा यहाँ पे, Cl और H। तो चलिए इस तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट करने का था। पार्ट 5 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम एक नया शुरू करेंगे, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 6 में। थैंक यू वेरी मच।